बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पार्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। उसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड जो है वो क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये सारे बातें आज हम इस टॉपिक में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड्स पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो क्या होता है। When the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price, the contract is called contract of sale of goods. समझने की बात यह है कि जब कोई फरोख्त कुनिंदा किसी भी प्रॉपर्टी को जो कि गुड्स के शक्ल में हो और वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहे पैसों के बदले, रिम्यूनरेशन के बदले, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो कहा जाता है। अब जाहिर बात है कि इसको आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे भी इंग्रेडिएंट्स में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब आप किसी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन वो गिफ्ट उसको नहीं करते, उसको विल के तौर पर ट्रांसफ़र नहीं करते, उसको विरासत में ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि कीमतन या किसी रिम्यूनरेशन के बदले किसी को कोई चीज़ हवाले करते हैं और वो चीज़ जो है वो गुड्स की फॉर्म में हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो कहा जाएगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है उसको वन बाय वन पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर इट टू द बायर। सबसे अहम बात यह है कि इसमें एक ऐसा एग्रीमेंट होगा कि जिसमें आप गुड्स को ट्रांसफर करते हैं फौरी तौर पर, या एक मुआहिदा करते हैं कि आप गुड्स को ट्रांसफर करेंगे। और सेकंड बात क्या है, the transfer of goods or an agreement to transfer the good must take place in consideration of money payment made by the buyer, यानी प्राइस। ये जरा मैंने पहली बात की थी कि जब आप गुड्स को ट्रांसफर करते हैं और उसके बदले आप रिम्यूनरेशन पे करते हैं, आप मनी पे करते हैं, आप किसी को उसकी कीमत अदा करते हैं, तो ओनली देन उसको सेल कहा जाएगा। अगर आप उसको रिम्यूनरेशन अदा नहीं करते, आप उसको पेमेंट नहीं करते, तो फिर ये सेल नहीं होगा। ये कोई और ट्रांजैक्शन तो हो सकती है लेकिन उसको फिर हम सेल नहीं कह सकते। तीसरी और अहम बात यह है कि देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर टू सेल और बाय गुड्स। अब जाहिर बात है कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ये होता है कि एक फरीक की तरफ से ऑफर होता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। अब ऑफर करने वाला फरीक कोई भी हो सकता है, वो फरोख्त कुनिंदा भी हो सकता है और वो खरीदार भी हो सकता है। अगर एक फरीक ऑफर करे, दूसरा उसको एक्सेप्ट करे, तो उस सूरत में फिर सेल जो है वो पॉसिबल हो सकता है या पॉसिबल होगा। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब जब आप सेल करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप किसी को पेमेंट करते हैं और आप उस बंदे से वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दुकान में चला जाऊँ, मैं वहाँ पे एक बंदे को पेमेंट कर दूँ, वो मुझे किताब दे दे, वो मुझे कोई और चीज़ दे दे सिंपली। इसके अलावा मैं किसी के बारगेन में चला जाऊँ, मैं किसी शोरूम में चला जाऊँ, मैं उस बंदे को पेमेंट करूँ और वो मुझे कोई कार, कोई सुजुकी, कोई जीप या कोई और गाड़ी जो है वो मुझे हवाले कर दे, तो जाहिर बात है कि ये एक इमीडिएट डिलीवरी होगी जो कि फौरी तौर पर आप पेमेंट करते हैं और वो बंदा आपको वो कमोडिटी, वो गुड जो है आपके हवाले कर देता है। अब पांचवी इंग्रेडिएंट क्या है कि देयर मे बी एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप फौरी तौर पर किसी बंदे को पेमेंट कर दें लेकिन वो उस गुड्स की डिलीवरी आपको फ्यूचर का कोई डेट बता देता है कि आपने आज बुकिंग की है लेकिन हम आपको एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, 6 महीनों के बाद उस चीज़ को डिलीवर करेंगे। इस प्रोसेस को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड जो है वो कहा जाता है कि जब आपके साथ कोई बंदा ये प्रॉमिस करता है कि वो चीज़ आपको फ्यूचर की किसी डेट में हवाले करेगा लेकिन आप उसके लिए फौरी तौर पर पेमेंट करते हैं, आप उसकी अदायगी करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 क्या है
कि देयर मे बी एन इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड अलाउ एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस। सर हमने पहले भी कहा कि आप फौरी तौर पर पेमेंट करते हैं और वो चीज़ आपको फौरी तौर पर हवाले भी की जाती है, ये भी एक सूरत हो सकती है। नंबर 7 क्या है? इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट आर बोथ आर टू बी मेड इन पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स। ये भी हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि पेमेंट का शेड्यूल या फिर वो जो कमोडिटीज़ है जो आपने ख़रीदी है वो इंस्टॉलमेंट में हो। यानी आप ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ कोई सौदा किया हो 1 लाख रुपए का और आप उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करें, 25 हज़ार रुपए की रकम अदा करके आप उसको हवाले कर दें। एक तो ये बात हो सकती है सबसे पहले। या ये भी हो सकता है कि आपने किसी बंदे से कोई चीज़ खरीदी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक खरीदा हो चावल का और वो फॉर एग्जाम्पल 500 बोरी चावल आपने खरीदी है और वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर करे। फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा उसने 100 बोरी आपके हवाले कर दी, फिर 100 बोरी आपके हवाले कर दी और इस तरीके से वो 500 बोरी चावल आपको इंस्टॉलमेंट में पूरी कर देता है। या फिर एक और क्या सूरत हो सकती है कि इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट्स आर बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। ये भी हो सकता है कि दोनों मुआहिदा आज हो जाता है लेकिन उसकी डिलीवरी, पेमेंट्स की भी डिलीवरी और वो तमाम जो कमोडिटी आपने खरीदी है दोनों फ्यूचर की किसी डेट में हो सके, लेकिन आज आपका मुआहिदा हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है और उन दोनों की यानी पेमेंट की भी या फिर उस कमोडिटीज़ की डिलीवरी भी मुस्तकबिल की किसी डेट के हवाले से हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। नंबर 9 पॉइंट नंबर क्या है कि the goods which form the subject of a contract of sale may be either existing goods owned or possessed by seller or future goods। ये बहुत अहम बात है कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी सामान, कोई भी गुड्स ऐसा भी हो सकता है जो उस टाइम एग्जिस्ट कर सकता हो, या कोई बंदा आपको ये कह सकता हो कि नहीं मुस्तकबिल में मेरा इतना माल, कारखाना इतना माल बनाएगा तो फिर मैं आपको दूंगा, यानी कि तो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शूज़ के फैक्ट्री में चले जाएँ, उसके साथ उस वक्त शूज़ नहीं होते लेकिन वो आपको कहता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ में या अगले मंथ में मैं इतना माल बनाऊंगा तो वो माल अब फिर आपको फ़रोख्त करूंगा, वो माल फिर आपके हवाले करूंगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है इस तरीके से हो सकता है। द गुड्स में बी एक्वायर्ड बाय द सेलर ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कॉन्टिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। या ये भी हो सकता है कि एक खास वाक़े का इंतज़ार किया जा रहा हो कि जब ये हो तो फिर सामान आपके हवाले किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बहरी जहाज़ अगर कराची पहुँचे तो उसके बाद सामान आपको हवाले किया जाएगा। वो बहरी जहाज़ किसी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में जब भी पहुँचे तो आपको सामान हवाले किया जाएगा। तो उसमें एक शर्त भी हो सकता है कि फ़लाने वाक़े के होने के बाद ये चीज़ आपके हवाले की जाएगी। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड जो है वो हो सकता है। जो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक है ये, इसको समझने की कोशिश करें। फिर भी इस टॉपिक के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।